हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सैफ अली एंड वेलकम टू M2S क्लासेज। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th की बायो पढ़ते हैं और ये बायो का चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो है जैव प्रक्रम। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट है जो जैव प्रक्रम वो हम पढ़ रहे हैं और ये जैव प्रक्रम का ये लेक्चर थर्ड है। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट पढ़ा, लेक्चर सेकंड पढ़ा और लेक्चर थर्ड है। तो लेक्चर सेकंड में जो हमने पढ़ा था वो प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए पढ़ा था। प्रकाशिक अभिक्रिया कैसे होती है और प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए क्या क्या रिएक्शन है, उन सारे चीज़ों को हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर थर्ड। लेक्चर थर्ड में क्या है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर हमें अप्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ना है, यानी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, तो क्या है, इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा, इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। की पॉइंट। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसके क्या कहते हैं? अप्रकाशिक। जैसे कि नाम से ही है, अप्रकाशिक का मतलब जिसमें प्रकाश न हो। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसकी खोज, ठीक है, इसका अध्ययन किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था? ब्लैकमैन। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है ब्लैकमैन। ठीक है, इसकी खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका अध्ययन ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। ठीक है, यानी ये अभिक्रिया जो है वो क्या होगी कि पत्ती के अंदर, ठीक है, पत्ती के अंदर जो स्ट्रोमा भाग होता है उस स्ट्रोमा भाग में होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में, ठीक है, स्ट्रोमा भाग में होती है। ठीक है, और ये क्रिया जो होती है, यह क्रिया RUBP, ठीक है, RUBP की उपस्थिति में, ठीक है, RUBP जो है एक एंजाइम्स, ठीक है, अभिकारक के रूप में एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स RUBP के सहायता से क्या होता है? राइबोलोज बाइफास्फेट। RUBP का राइबोलोज बाइफास्फेट की उपस्थिति में होती है। ठीक है, ये अभिक्रिया जो पूरा चक्र चलेगा वो राइबोलोज बाइफास्फेट जिम्मेदार होगा। राइबोलोज बाइफास्फेट अगर नहीं होगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? C3 चक्र भी कहते हैं। RUBP से जो ये है अभिक्रिया जो चलती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया बनती है, उसे C3 चक्र भी कहते हैं या फिर कैल्विन चक्र भी कहते हैं। ठीक है, कैल्विन चक्र भी कहते हैं और यह निम्न चरणों में पूरे होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आगे कौन कौन से ये इनके चरण हैं और उन चरण में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मेन कीवर्ड याद रखिएगा कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अध्ययन ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। ठीक है, और इस क्रिया के लिए सबसे जिम्मेदार क्या है? RUBP, राइबोलोज बाइफास्फेट। ठीक है, जो RUBP एंजाइम है उसी की सहायता से ये चलते हैं। ठीक है, इसे C3 चक्र या कैल्विन चक्र भी कहते हैं। अब जानते हैं कि हमारा क्या चरण है। ठीक है, तो पढ़ते हैं C3 चक्र। ठीक है, C3 चक्र जानते हैं C3 चक्र क्या है? ठीक है, C3 चक्र जो होता है वो निम्न चरणों में होता है। तो पहला चरण देखते हैं क्या है। कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में, ठीक है, कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में और वातावरण से CO2 का प्रकाशिक अभिक्रिया से H+, ठीक है, H+ से अवकरण होता है। ठीक है, और PgAl नामक, ठीक है, PgAl फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। PgAl नामक पदार्थ बनता है, इसके निम्न चरण है। चलिए अब यहाँ से क्या है कि यानी हम कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में, RUBP था, ठीक है, RUBP है और बाकी कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ विशेष पदार्थ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाशिक अभिक्रिया से अवकरण जो H+ आयन था, ठीक है, उसका अवकरण होकर के PgAl बनाते हैं। PgAl फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो PgAl यानी फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड तक बनने तक की प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है, तो बताया कि ये निम्न चरणों में होती हैं। अब इनका पहला चरण यानी जो कुछ विशेष पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन को लेकर के PgAl बनाने तक की जो प्रक्रिया है उनमें निम्न चरण है। ठीक है, तो पहले चरण में क्या होता है कि 5 कार्बन वाले यौगिक, याद रखिएगा, 5 कार्बन वाले यौगिक RUBP, राइबोलोज बाइफास्फेट। ठीक है, RUBP क्या है? राइबोलोज बाइफास्फेट। तो RUBP के साथ CO2 यानी 5 कार्बन वाला जो यौगिक RUBP है, राइबोलोज बाइफास्फेट है, उसके साथ CO2 यानी कार्बन के 6 अणु यानी 6 CO2 मिलकर एक 6 कार्बन अस्थाई, ठीक है, एक 6 कार्बन वाले
अस्थाई यौगिक बनाते हैं। यानी RuBP जो 5 कार्बन वाला यौगिक है ये, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिल करके एक 6 कार्बन के अस्थाई यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अस्थाई नहीं होता, एक अस्थाई यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो वो अभिक्रिया क्या है 6RuBP। ठीक है, RuBP देखिए क्या है 6RuBP रहेगा, 6CO2 रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को एक एंजाइम है, अगर रुबिस्को एंजाइम ना हो तो वो अभिक्रिया नहीं होगी, और जल की सहायता से ये 6 कार्बन वाले यौगिक बना लेते हैं। चलिए यहाँ समझते हैं हम, इसमें क्या दिया है। ठीक है, 6 मोल राइबोलोस बाइफास्फेट होगा, 6 मोल। देखिए RuBP जो है, रुबिस्को जो था हमारा, सॉरी राइबोलोस बाइफास्फेट जो है, ये क्या है 6 मोल वाले हैं। ठीक है, तो ये 6 मोल है और ये 5 कार्बन वाले हैं, तो 5 6 के 30, कुल मिला के कार्बन की संख्या कितनी हो गई 30। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं कि रुबिस्को एंजाइम की सहायता से कार्बोक्सिलेशन होता है इसका। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो हमारा RuBP है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है, और किसकी सहायता से, रुबिस्को की सहायता से ये RuBP कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं 12 मोल PGA बनता है, 3PGA। ठीक है, 12 मोल 3PGA बनेंगे, यानी 3 कार्बन वाले यौगिक। ठीक है, तीन कार्बन वाले यौगिक PGA। ठीक है, यहाँ था ना एक 6 कार्बन वाले अस्थाई यौगिक बनाते हैं, और जब ये 6 कार्बन वाले अस्थाई यौगिक बनते हैं, अस्थाई है, अस्थाई नहीं है, तो ये अस्थाई यौगिक शीघ्र ही बदल जाते हैं किसमें, PGA में। PGA क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन वाले PGA बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या हम पूरी देखते हैं, ये 5 कार्बन वाले RuBP था और ये 6 मोल थे, तो 5 6 का 30 कार्बन हो गए। यहाँ पर 6 कार्बन, 6 दूनी के 12। ठीक है, 12 यहाँ मिल गए, तो 5 6 का 30। ठीक है, ये बन गए, और 6 कार्बन वाले। ठीक है, 6 कार्बन यहाँ मिल गए, 6 यहाँ और 30, ये 36 हो गए। ये केवल 6 रहेंगे ना, 6 यहाँ हो गए और 30, ये कुल मिला के 36 कार्बन हो गए। और ये 3 PGA 3 कार्बन वाले 12 मोल बन जाएंगे, जो PGA बनेगा ये 12 मोल बनेगा। तो ये हो गया 12 3 36। यहाँ भी देखिए 6 पंजे 30 और 6 36, और ये 12 3 36, ये 36 कार्बन मेंटेन हो गए। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है, जब यहाँ पर अस्थाई यौगिक बनता है तो ये अस्थाई जो यौगिक है ये तुरंत अपघटित होकर के टूट करके शीघ्र ही ये PGA में बदल जाता है। PGA का मतलब हो गया फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब दूसरे चरण को देखते हैं, ये हो गया। अब B चरण को देखते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। B में क्या है, अस्थाई यौगिक शीघ्र ही अपचयित होकर, जो अस्थाई यौगिक था यानी हमारा 6 कार्बन वाला अस्थाई यौगिक बना था, वो शीघ्र ही अपचयित हो जाता है, बदल जाता है, अपचयित हो करके PGA के 12 अणु का निर्माण करता है। PGA क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। PGA का मतलब है फास्फोग्लिसरिक एसिड। PGA का निर्माण करता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है, और वो भी 12 अणु। ठीक है, 12 अणु PGA के निर्माण करते हैं। ठीक है, यह 3 कार्बन वाला यौगिक है, यानी जो PGA बना है वो क्या है, 3 कार्बन वाला यौगिक है। ठीक है, तो 12 3 36। यहाँ देखते हैं, अब ये 6 कार्बन वाला जो यौगिक बना था, ठीक है, यहाँ से इसके साथ 6 कार्बन वाला जब यौगिक बनेगा तो वो क्या होगा, ठीक है, फास्फोलिसिस से ये क्या होगा कि ये यहाँ से ये बन जाएगा 3PGA। ठीक है, अस्थाई यौगिक शीघ्र ही बदल जाता है, और वो बदल करके क्या करेगा 3PGA बनाएगा, और वो भी 12 मोल। ठीक है, 12 मोल बनाएगा। फिर अगला देखते हैं कि PGA अणु बाद में और अधिक अपचयित होकर, जो PGA अणु है बाद में और अधिक अपचयित होता है। अब ये PGA अणु जो है, PGA जो है फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है, ये बाद में और अधिक अपचयित होता है, अपचयित होकर PGAl बनाता है। ठीक है, PGAl का होता है फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो अब देखिए यहाँ पर 12 मोल 3PGA जो है वो क्या करता है, इसका फास्फोरिलेशन होगा। ठीक है, फास्फोरिलेशन में क्या होगा कि 12 ATP जो है, 12 ATP ऊर्जा क्या होगी,
ये 12 एटीपी ऊर्जा लेगा और ये रिलीज कितना करेगा 12 एडीपी, एटीपी के रूप में लेगा और एडीपी के रूप में रिलीज करेगा। ठीक है, और ये मिल करके ठीक है जब पीजीए होता है वो 12 मोल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। और फिर ये बाद में क्या होता है कि जब 12 NADPH2 यानी जो प्रकाशिक अभिक्रिया से 12 मतलब जो हमारा NADPH2 मिला था, ठीक है, वो NADP प्रकाशिक अभिक्रिया से 12 NADPH2 मिला था। ठीक है, 12 NADPH2 मिला था, वो NADPH2 क्या करेगा, यहाँ से हम हाइड्रोजन वाले को ले लेते हैं और ये NAD रिलीज कर देते हैं, NAD, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज कर देते हैं। और इनके साथ साथ ये जो हमारा PGA था वो बाद में क्या बन जाता है, PGAL, PGL के 3 कार्बन वाले ये भी हैं, ठीक है, PGAL बन जाता है यानी फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, वही दिया, PGL के 2 अणु मिलकर अपचयन के बाद शर्करा का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा PGAL बना है तो इस PGAL से क्या होगा, आगे की जब अभिक्रिया चलेगी, ठीक है, आगे जब ये अभिक्रिया चलेगी तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि यहाँ से, ठीक है, जो 3 कार्बन वाले PGAL हैं, ठीक है, ये 3 कार्बन वाले PGAL जो हैं ये क्या करेंगे, इसमें से 2 मोल निकल जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 मोल जो है वो निकल जाएगा, 2 मोल। ठीक है, ये 2 मोल से क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा। और बाद में ये जो 2 मोल निकल रहे हैं कार्बन वाले, जो PGAL निकल रहे हैं 2 मोल, ये 2 मोल आगे चल के क्या करेंगे कि ये शर्करा का निर्माण करेंगे। और जो शर्करा का निर्माण करते हैं उस सारे शर्कराओं से जो भी भोज्य पदार्थ बनते हैं वो सारे चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब ये PGAL 2 निकल गए, यहाँ पर कितने थे, 12 अणु थे। ठीक है, इस 12 अणु में से 2 अणु निकल गए तो कितने बचे, 10 अणु। अब ये 10 अणु हमारा PGAL बचा हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये 10 मोल PGAL है, आगे क्या होता है इसका। आगे की प्रक्रिया में यानी जो 3 PGAL के 12 अणु बने थे वो फिर से क्या किए, 2 मोल जो हैं 3 PGAL के जो 2 मोल हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये बाहर निकल जाएंगे और ये मिल करके शर्करा का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये शर्करा बनाएंगे, ठीक है, शुगर बनाएंगे और उसी शुगर से जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनका निर्माण होता है। और बाकी के जो 10 मोल बचे वो 10 मोल क्या होंगे, आगे चलेंगे और इनका फिर से रीजनरेशन होगा। ठीक है, इसका फिर से रीजनरेशन होगा। देखिए जो 10 मोल है PGAL क्या है, ये 3 कार्बन वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो 10 मोल हैं वो क्या है, 3 PGAL ही हैं। ठीक है, तो 10 3 30 कार्बन, कितने हो गए, 30 कार्बन। अब ये 30 कार्बन वाला जो पूरा यौगिक बना, इसके पास पूरे कुल मिला के 30 कार्बन हो गए। ये यौगिक है 3 कार्बन वाला, 10 मोल है, कुल मिला के 30 बन गए। अब ये क्या करेंगे, 30 जो है इनका फिर से रीजनरेशन होगा और रीजनरेशन के बाद फिर से ये RUBP बनाएंगे। ठीक है, RUBP क्या हमने पढ़ा था कि RUBP जो है वो 5 कार्बन वाला यौगिक है। ठीक है, तो इसके 5 कार्बन हो गए और ये बने कितने, 6 मोल। तो 5 6 के 30, यानी कार्बन जो है हमारा संतुलित है। फिर से ये क्या हुआ, जब यहाँ से 10 मोल्स जो PGAL था, फिर आगे की प्रक्रिया में फिर से इसका रीजनरेशन होगा और रीजनरेशन के बाद RUBP का निर्माण करेगा। और ये जो RUBP है ये 5 कार्बन वाली यौगिक है और इस RUBP का 6 मोल बनेगा। ठीक है, अब RUBP का जो 6 मोल बन गया, फिर इसमें आगे क्या होगा कि जो 6 मोल ATP, ठीक है, ATP ऊर्जा लगेगी और ATP ऊर्जा से ADP, यानी हमने यहाँ से 6 मोल ADP लेकर के ADP निकालेंगे। ठीक है, और फिर इसके लिए फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर से ये कार्बन चक्र शुरू हो जाएगा। इसे हम कहेंगे C3 चक्र। ठीक है, अब देखिए इस C3 चक्र में क्या पूछता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने मोल ATP लगे। ठीक है, ATP की जो ऊर्जा लगी थी कितने मोल लगे थे। देखिए यहाँ पर 12 ATP लगा था, इस 12 ATP में से हमने क्या किया, 12 ADP छोड़ा। तो ATP कितने, 12 थे। ठीक है, 12 यहाँ लगे और 6 यहाँ पे, तो 12 6 18, ADP के कुल 12 6 18 अणु लगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। 6 मोल का राइबोलोस बाइफास्फेट यानी RUBP एक एंजाइम है, वो 6 मोल है और RUBP जो है ये है 5 कार्बन वाला यौगिक। तो 5 6 के 30 कार्बन हो गए। RU रुबिस्को, ठीक है,
ये एक रूबिस्को एंजाइम है। रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, इस RuBP को रूबिस्को क्या करता है कि कार्बोक्सिलेशन करता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो कार्बन होता है और RuBP होता है एक साथ मिल जाते हैं और वो मिल करके 12 मोल 3PGA बनाते हैं। 3PGA क्या होता है, 3PGA का मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड एक एंजाइम बनाते हैं और ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये जल्द ही बदल जाता है PgAl में। ठीक है, इनके बदलने में क्या होता है, फास्फोग्लिसरेशन। ठीक है, अब ये फास्फोग्लिसरेशन की प्रक्रिया में क्या होगा कि 12 ATP जो एनर्जी है वो लेकर के 12 ADP रिलीज करेंगे। ठीक है, तो जब ये ADP ऊर्जा जब इसमें मिलाएंगे तो ये 12 मोल 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। अब इस 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में क्या होगा, ठीक है, यहाँ से एसिड जो बनेगा उसमें फिर क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, इसमें रिडक्शन में क्या होता है कि जो हमारा प्राकाशिक अभिक्रिया के द्वारा NADPH2 मिला था। ठीक है, NADPH2 मिला था, तो ये NADPH2 जो है ले करके NAD रिलीज करेंगे और उसके साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज करेंगे। तो जब ये प्रक्रिया होती है इसे रिडक्शन कहते हैं और उस रिडक्शन के बाद क्या बनता है, 3PGAl, 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। PGAl का मतलब फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। ये बनेंगे फिर 12 मोल, 12×3=36 कार्बन अभी भी संतुलित है। फिर यहाँ से क्या होगा कि 2 मोल PGAl बाहर रिलीज हो जाएंगे। जो 2 मोल PGAl बाहर रिलीज होते हैं उसमें क्या होता है कि इन 2 मोल की सहायता से, ठीक है, शर्करा का निर्माण होता है और उस शर्करा में जो भी मतलब भोज्य पदार्थ निर्मित होने होते हैं इनसे उस भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए 12 मोल थे, 12 मोल में से 2 मोल रिलीज हो गए, बच गए 10 मोल। अब ये 10 मोल यानी 3PGAl यौगिक है 10 मोल। अब इस 10 मोल 10 यानी 30 कार्बन बचे, फिर इनका क्या होता है, रीजनरेशन होता है और इसका फिर से रीजनरेशन करके हम क्या बनाते हैं, RuBP। RuBP क्या है, ये 5 कार्बन वाला यौगिक है। ठीक है, 5 कार्बन वाला यौगिक है और इसे कितने मोल बनते हैं, 6 मोल बनते हैं। तो 5×6=30, ये कार्बन कितने थे, यहाँ पर कार्बनों की कुल संख्या 30 थी, तो ये भी 6 मोल RuBP बना देंगे तो 5×6=30 कार्बन बन गए। अब इसके बाद क्या होता है कि 6 ATP को लेकर के 6 ADP रिलीज करते हैं और साथ ही ये प्रक्रिया फिर से यहाँ शुरू हो जाती है। तो यही चक्र चलता रहता है, इसे हम कहते हैं कार्बन चक्र, C3 चक्र। ठीक है, C3 चक्र कहते हैं और इसमें कुल मिला के 12 ATP यहाँ पे और 6 ATP यहाँ पे, तो 12×6=18 ATP अणु का निर्माण होता है। यहाँ से PGAl से 2 अणु मोल निकल करके ये शर्करा का निर्माण करते हैं जहाँ से आगे भोजन का निर्माण होता है, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो बनते हैं। तो ये रहा कार्बन चक्र। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर लगा होगा। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं कमेंट कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।